नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, इन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी क्लास होने वाली है। आज की महामुकाबला भी होने वाला है, क्योंकि आज आप लोग अपना टारगेट पूरा करेंगे। आप लोगों को 30 नंबर के प्रश्न सॉल्व करने हैं, लगभग 30 प्रश्न। तो चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज के प्रश्न जो है आप लोगों को टारगेट के साथ साथ अपना स्कोर भी काउंट करना है, क्योंकि कितने आप लोग सही कर रहे हैं। पर्यावरण, हिंदी और यहाँ पे बाल विकास के प्रश्न चलेंगे। तो बता दें कि हर एक प्रश्न आप लोगों को कम से कम यहाँ से 2 से 3 नंबर दे के जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या करा है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। अपने अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, जय माता दी। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या करा है, और सभी लोग लाइक कर दीजिए जरूर। एक परिस्थिति में, देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, और यहाँ पे चौथा करा है कि सीखने में रुचि। देखिए रुचि आपके मनोदशा के अनुसार चलती है। पठार जो होता है जब आप किसी कार्य को करते हैं, जहाँ पे रुक जाता है वही पठार होता है, यानी रुकावट। और यहाँ पे स्थानांतरण यानी एक का प्रयोग दूसरे में करना। और यहाँ पे सीखने की विधियां, सीखने की विधियां किस तरह से आप उस कार्य को सीख रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए परिस्थिति का ज्ञान दूसरे परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, सीखने के स्थानांतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। जब आपका अनुभव आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो क्या कहलाता है? स्मृति। देखिए स्मृति में से होता है भंडारण, भंडारण होती है आपका ज्ञान का भंडारण। सीखना होता है अधिगम, अधिगम होता है यानी जिस परिस्थिति में आप सीखते हैं। और प्रेरणा जो होती है आप किसी के द्वारा लेते हैं, ठीक है, किसी के द्वारा आप प्रेरणा लेकर सीखते हैं। चिंतन जो होता है आपकी मानसिक दशा पे स्थित होती है, ठीक है, मानसिक दशा पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपका सीखना कहलाता है। राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। संख्याकी, देखिए संख्याकी यानी 1 2 3 4, ये इसका रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों, आवृत्तियों का मतलब होता है दोहराव। जो आकृति होती है स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? स्तंभाकृत कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज कहलाता है, संचयी आवृत्त कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखते हैं कमेंट आप लोगों का कितना आ रहा है। जी जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी जी, इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, स्तंभाकृत कहलाता है। जब आप किसी आकृति को बनाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, रेखा चित्र का भी प्रयोग करते हैं। संचय यानी देखते भी हैं, आवृत्ति यानी आवृत्ति बहुभुज यानी उसके जो निर्माण है, जो उसका धराशायी है, उसको भी आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो इन तीनों का समाकृत यहाँ पे है स्तंभाकृत में। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या करा है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्योंकि आज के क्लास जो है लंबी होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करा। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? देखिए विकास का अधिकतम किस अवस्था में हो जाता है? अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है। देखिए प्रौढ़ावस्था जो होती है किशोरावस्था के बाद 18 से ऊपर की होती है, ठीक है, ऊपर की होती है। और किशोरावस्था 18 तक चलती है। शैशवावस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष चलती है। और यहाँ पे बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष चलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि अधिकतर विकास की वृद्धि कर लेता है बालक, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा किशोरावस्था के साथ जाएगा। जी आपका आंसर भी बहुत सही आ रहा है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या करा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा कि शिशु का अधिकतम, यहाँ पे अधिकांश होगा, ठीक है, यहाँ पे अधिकांश होगा। अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, मूल प्रवृत्तियों पे होगा, नैतिकता पे होगा, वास्तविकता पे होगा, या फिर ध्यान पे होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, शिशु का अधिकांश होगा, ठीक है। यहाँ पे अधिकांश से टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ पे शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पे, रोना धोना, और यहाँ पे नैतिक विकास, उसके समाज में जिस प्रकार से घटित घटनाएं हैं उसको ढालना, और यहाँ पे वास्तविकता जो उसके समाज में है, और यहाँ पे ध्यान उसकी स्मृति। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। व्यवहार आधारित किस पे होती है? मूल प्रवृत्तियों पे होती है, नैतिकता पे होती है, वास्तविकता पे, या फिर ध्यान पे होती है। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा जी, उसके मूल प्रवृत्तियों के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा हमारा क्या करा है। देखिए छठा ये करा है कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? जब यहाँ पे कोहलर ने अपना प्रयोग किया था, सूझ का सिद्धांत दिया था, तो किस पे किया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मतलब सूझ का सिद्धांत किस पे दिया था? कुत्ते पे दिया था, बनमानुष पे दिया था, बिल्ली पे, या फिर चूहे पे? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। छठे का राइट आंसर हमारा होगा जी, छठे का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे बनमानुष के साथ जाएगा। यहाँ पे कोहलर ने अपना प्रयोग जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था, जिस प्रकार से पिंजरे में एक बनमानुष को बंद किया
किया जा रहा है और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा जाता है, उस पर कुछ सामान रखी जाती है और बाहर पिंजरे के बाहर एक छड़ रखा जाता है। बरमानू उसको देखता है, उसे उतारने के लिए क्या करता है, उसे ले लेता है, फिर इसके बाद नहीं पाता तो फिर इसके बाद एक छड़ रखा जाता है, उसमें जोड़ता है, जोड़ने के बाद एक बॉक्स पे ऊपर चढ़ता है, फिर इसके बाद उसका प्रयोग करके तोड़ लेता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सूझ का सिद्धांत, यानी अचानक ही सूझ जाना। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, देखते हैं 7वां हमारा क्या कर रहा है। देखिए 7वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें उच्च होगी। देखिए क्या होगी, पहला करा सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण और यहाँ पे अंक प्राप्त करना। देखिए अंक प्राप्त करना आपके प्रश्न उत्तर पे चला जाएगा। विश्लेषण मतलब होता है बांटना, बांटना होता है। अध्ययन में होता है स्टडी करना, ठीक है, स्टडी यानी किसी कार्य पे खोज करना, ठीक है, खोज करना। तो और यहाँ पे सृजन में होता है सीखना, सीखना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। निर्माण करना, सृजन में होता है आप सीधे सीधे कर सकते हैं, खोज भी कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि पहले का राइट, सॉरी यहाँ पे 7वें का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 7वें का हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा। सृजनशीलता, इसमें देखिए क्या होता है कि सृजनशीलता का बुद्धि से गहरा संबंध होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में सृजनता के भी उच्च गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सीखने के क्रम जी, देखिए अभ्यास के द्वारा, ठीक है, अभ्यास के द्वारा कोई भी सृजन अपना कर सकता है। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 8वां प्रश्न भी कह रहा है कि ध्यान को केंद्रित करने का आंतरिक दशा है। देखिए आंतरिक दशा जो आपके मनोभाव हैं, जो आपके विचार हैं, उस पर निर्भर करता है कि ध्यान केंद्रित की आंतरिक दशा है, अवधि है, नवीनता है, रुचि है, आकार है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे 8वें का क्या होगा जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए ध्यान केंद्रित यानी आपकी ध्यान जो केंद्रित होती है, मस्तिष्क जो केंद्र बिंदु होता है उसको क्या करना है, एकत्रित करना है। उसकी आंतरिक दशा क्या होती है, तो राइट आंसर जाएगा रुचि के साथ जाएगा। देखिए रुचि जो होती है ध्यान को केंद्रित करने का आंतरिक दशा होती है, क्योंकि इसके द्वारा आप सीख नहीं पाते हैं। जब तक आप रुचि नहीं लेंगे किसी कार्य को सीखने में, तब तक आप सीखने में सक्षम नहीं होंगे। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं इसको किसका सबसे पहले आता है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रत्यावाहन विधि, यानी मतलब क्या है कि आपको कोई कह रहा है उस पर सीखने के लिए जोर दे रहा है, तो ये भी आपका हुआ तार्किक। देखिए तार्किक आप सोच पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं की बात किया है, तो यहाँ पे पहचान विधि, पुनः यहाँ पे पुनः सीखना विधि। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, मापन के लिए नहीं किया जाता है। देखिए सीखना आप दोबारा कर सकते हैं, तो ये भी मापन हो गया। पहचान विधि अपनी क्या करना है, अपनी योग्यता को साबित करना। और यहाँ पे आह्वान, कोई आपको कह रहा है, आपके माता पिता करें, तब भी कर सकते हैं स्मृति का मापन, लेकिन चिंतन आपका नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के तार्किक। देखिए तार्किक होगा, ठीक है, तार्किक में आप केवल क्या करते हैं, सोचते हैं। तार्किक विधि को छोड़कर अन्य सभी स्मृति के मापन विधियां हैं, ठीक है। ये यहाँ पे प्रत्याभिन्न विधि भी अगर आप पढ़ेंगे विधियां मापन के, तो आपको पता चल जाएगा। पहचान भी होगा, पुनः सीखना भी होगा, दोबारा सीखना, ये भी आपके मापन, यानी गलत हो जाता है तो फिर से सीखते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, पहला हमारा नहीं होगा। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा। देखिए 10वां ये करा प्रासंगिक अंतर्बोध टेट। देखिए टेट की अगली क्लास जो तीसरे दिन चलाई गई थी उसमें आपको टेट के बारे में बता दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा करा प्रासंगिक यहाँ पे करा अंतर्बोधि परीक्षण यानी टेट, ठीक है। विकास किसके द्वारा किया गया था, साइमंड के द्वारा किया गया था, यहाँ पे हार्ट्समैन के द्वारा किया गया था, मरे के द्वारा, बैलक के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा जी। जल्दी से बताइए कि इसका राइट, ये देखिए इसमें जो होता है टेट में क्या होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें 31 कार्ड होते हैं, जिसमें एक खाली होता है, 30 कार्ड क्या होते हैं, लिखे होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए राइट आंसर जाएगा मरे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रासंगिक अंतर्बोर्ड परीक्षण जो टेट का विकास मरे के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, ठीक है, 31 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है, जिसको आपको क्या करना है, उसके द्वारा देखकर बनाना होता है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे, मरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए प्रश्न चलेंगे हिंदी की। अगर हिंदी के प्रश्न करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से क्या करिए, यस करिए जल्दी से, क्योंकि अब हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न चलेंगे। तो जो भाई बहन नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा 11वां प्रश्न क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे शामिल किया गया है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए अष्टछाप के कवि नहीं है, कवि नहीं की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहला करा यहाँ पे नाभादास, कृष्णदास, यहाँ पे परमानंद दास और यहाँ पे करा है नंददास। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 11 का राइट आंसर होगा जी नाभादास नहीं है, ठीक है, नाभादास नहीं है, इनको छोड़ के, ठीक है। अष्टछाप के कवि जो है देखिए सूरदास,
कुंभदास, यहाँ पे कुंभन दास और परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, यहाँ पे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और यहाँ पे चतुर्भुज स्वामी। अतः अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि नहीं है, तो ये लोग नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें के साथ, देख लेते हैं 12 का हमारा यहाँ पे क्या करा। देखिए करा, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, स्वानुभूति कहा जाता है, निर्वचनी कहा जाता है, रहस्य कहा जाता है। रहस्य में से क्या होता है कि सस्पेंस रहना, आपको पता ना चलना, ठीक है। अब यहाँ पे करा निर्वचनी, जिसका कोई वचन न हो, जिसके कोई अर्थ ना हो, और यहाँ पे जिसका कोई क्या कहते हैं कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे स्वानुभूति यानी अपने अनुसार, साक्षात्कार यानी आपके समझ कहना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जो वाणियों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं यहाँ पे करा है अनिर्वचनीय कहा जाता है, ठीक है। 12 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे। देखिए जो वाणियों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा। देखिए 13 का ये करा कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। देखिए आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो कह रहा है यहाँ पे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, और यहाँ पे कह रहा है पद्मा सिंह का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा जी। जल्दी से बताइए कि 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा जी। देखिए 13 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनकी ही निबंध है, यहाँ पे आचरण की सभ्यता, ठीक है। इसमें कहा आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध जो है, इसमें देखिए एक और भी इनका निबंध है जो कि बहुत ही अच्छा विख्यात है कि यहाँ पे सच्ची वीरता, मंजूरी, यहाँ पे मजदूरी और प्रेम, ठीक है। सच्ची वीरता भी इनकी क्या है, बहुत ही अच्छी लोकप्रिय इनकी जो निबंध है। और यहाँ पे एक और इनका है जो कि यहाँ पे मजदूरी और प्रेम और कर्तव्य और सभ्यता भी इनकी है, ठीक है। कर्तव्य और सभ्यता भी इन्हीं की निबंध है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग नए जुड़े हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, इतने लोग हैं कम से कम लाइक तो कर दीजिए। यहाँ पे करा है भूषण किस काल के कवि थे। देखिए भूषण किस काल के कवि थे, वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। वीर गाथा, भक्ति काल, रीति काल और आदि। अपना स्कोर आप लोग काउंट करते चलिएगा और कितना गलत हुआ है वो भी बता दीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे भूषण काल। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आप लोगों का कई बार आ चुका है टेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वीर गाथा भी होगा, भक्ति काल भी होगा, रीति काल भी होगा, आदि काल भी होगा। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा 14 का जी। 14 का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा रीति काल। भूषण जो है ये रीति काल के क्या है, कवि थे। यहाँ पे महाकवि, ठीक है, महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि थे। इन्होंने यहाँ पे छत्रसाल दशक, यहाँ पे शिवावनी, यहाँ पे शिवराज भूषण आदि रचनाओं की लिखी। इन्होंने ये रचना 17वीं शताब्दी में लिखी थी। कब लिखी थी, यहाँ पे 17वीं शताब्दी में लिखी थी, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का ये करा है उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है। देखिए उत्साह, खुशी किसका अस्थायी भाव है, करुण का है, वीर का है, हास्य का है, श्रृंगार का है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर यहाँ पे किसका होगा जी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा कि उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है। उत्साह की बात किया है तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए जी। वीर रस का होगा, ठीक है, वीर रस का होगा। करुण में होता है दुख, हास्य में होता है खुशी, हंसना, और श्रृंगार में होता है किसी की क्या करना, बढ़ा चढ़ा कर उसकी बात। देखिए उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव। करुण जो होता है शोक का होता है, ठीक है, शोक का होता है, याद रखिएगा, शोक का होता है करुण का। और यहाँ पे हास्य जो होता है हंसना का होता है, ठीक है, हंसना का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो श्रृंगार होता है, ठीक है, श्रृंगार जो होता है यह स्थायी भाव रति का है, ठीक है, रति का है। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे वीर रस के साथ गया था, दूसरे के साथ गया था। 16 का देख लेते हैं। 16 हमारा यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी 16 का देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कवितावली की रचनाकार कौन है। देखिए कवितावली की रचनाकार कौन है, सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनानंद। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 16 की राइट आंसर क्या होगा। कवितावली के रचनाकार कौन है, सूरदास हैं, जायसी है, तुलसीदास, घनानंद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए जी। 16 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तुलसीदास के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा तुलसीदास, ठीक है। कवितावली, गीतावली, विनय, यहाँ पे विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहरावली आदि, ये जो सभी रचनाएं किसकी हैं, गोस्वामी तुलसीदास की यहाँ पे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या थी हमारी, गीतावली भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। गीतावली इनकी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कविता थी, ठीक है, रचना का यहाँ पे रचना थी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगी तीसरे के साथ जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं अगला हमारे यहाँ पे 17 का क्या करा। देखिए 17 का ये करा कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, यहाँ पे 3 बार आ चुका है लगातार टेट में, ठीक है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अपभ्रंश है। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या होगा जी।
जी देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा 37 का, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 17 का हमारा जाएगा यहाँ पे अब यहाँ पे ब्रज भाषा के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा हमारा जी तुलसी द्वारा रचित ये बीने पत्रिका, ठीक है। ये बीने पत्रिका जो थी हमारी है, ये तुलसी द्वारा, किसकी द्वारा थी? तुलसीदास के द्वारा थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण रचना थी, ठीक है। ये जो इसकी रचना जब की थी इन्होंने कब की थी? 1585 में की थी, ठीक है। याद रखिएगा 1585 में किया था इसकी रचना। ये एकांकिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक अनूठा भक्ति काव्य है, ठीक है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में। कब लिखी गई थी? यहाँ पे 1585 में लिखी गई थी, ठीक है। राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देख लेते हैं। देखिए 18 का बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया, ठीक है। यहाँ पे करा कि ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है। हमने आप लोगों को सूत्र पहले ही बता दिया है, ट्रिक भी बता दिया है कि आप किस प्रकार से यहाँ पे व्यंजनों की पहचान कर सकते हैं, किस वर्ग का है उसे पहचान सकते हैं। इसका सूत्र जो होता है KTMDO, ठीक है, DO, यही होता है इसका सूत्र। इसके आधार पे आप सभी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? पूरा उड़ा सकते हैं। तो ट वर्ग का किस प्रकार का व्यंजन है? तो कंठस्थ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 18 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? जी राइट आंसर 18 का हमारा होगा यहाँ पे तीसरा मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य है यहाँ पे, याद रखिएगा ट वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये वर्ड कठोर तालु के मध्य भाग तथा जीभ की उल्टी, देखिए जीभ जो होती है ये उलट जाती है। ट ऊपर क्या होता है? जो आपका ऊपर भाग होता है, ये जो जीभा है इसमें सट जाती है, ठीक है। इस पे सट जाती है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, यही होता है, सट जाती है, तो ये मूर्धन्य हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट आंसर था हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, मूर्धन्य के साथ जाएगा। 18 देख लेते हैं। 18 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद हैं, या फिर कुमार यहाँ पे राम कुमार वर्मा है। देखिए राम कुमार वर्मा की जगह राम कुमार यहाँ पे वर्मा मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये शोले लिखे, ठीक है। शोले के मूवी के लेखक हैं, ठीक है, राम गोपाल वर्मा। यहाँ पे हमारा देखिए राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या होगा? जी अंधेर नगरी के लेखक कौन है? जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सभी लोगों को एकदम जी सही है एकदम, भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए अंधेर नगरी जो सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी और यहाँ पे जो मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा तथा वैदिकी हिंसा न भवती, ठीक है, न भवती, इन सभी पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक को प्रदर्शित किया गया। क्या किया गया था? प्रदर्शित किया गया था। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20वें देखिए, 20वां बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए गोरखनाथ देख कर आप योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के बारे में मत सोच लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा कह रहा है कि आदि काल के पहेलियों को लिखने वाले कवि कौन थे? जगनीश थे, खुसरो थे, यहाँ पे सरहपा थे, या फिर गोरखनाथ थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 20वें का जी राइट आंसर क्या जाएगा? आदिकाल की बात किया है, ठीक है, आदिकाल की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? आदिकाल के, ठीक है। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? जी इसका राइट आंसर जाएगा खुसरो के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा खुसरो के साथ जाएगा। आदिकाल के मौलिक साहित्य के प्रमुख कवि थे, ठीक है, विद्यापति और आमिर खुसरो के नाम प्रमुख है। किसके नाम थे? विद्यापति, ठीक है, विद्यापति और यहाँ पे खुसरो, ठीक है, आमिर खुसरो इनके नाम है, ठीक है, प्रसिद्ध है, इनके नाम ही है। याद रखिएगा ये दोनों कवि जो थे पहेलियों के खड़ी बोली का उपयोग करते थे। एवं यहाँ पे जो खुसरो थे पहेली लिखने वाले कवि थे। ये कौन थे? लिखने वाले कवि थे। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए अब पर्यावरण के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, लेकिन बता दें उससे पहले कि एक बार जरूर लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक करिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं आप लोगों के अनुसार बहुत ही लंबी चलने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए आएगा हमारा यहाँ पे पर्यावरण के प्रश्न। अगर तैयार है तो एक बार क्या करिए? यस करिए, जल्दी से यस करिए, एक थम्स मार दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा पहला प्रश्न। सॉरी 21वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं। देखिए प्रेक्षण विधि की सीमाएं कौन कौन सी है? अब देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। देखिए प्रेक्षण विधि की सीमाएं कौन कौन सी हैं? या यह विधि मितव्ययी है जिसका कोई अर्थ न हो। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्म से न करने का प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि यह विधि में व्यक्तियों के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन किया नहीं जा सकता। और चौथा कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो हमने कई बार आप लोगों को बताया जहां पर उपर्युक्त सभी आए तो तुरंत राइट कर दीजिए, भले सोचे समझे, ठीक है, सोचिए समझिए मत, तुरंत उपयुक्त सभी आया तो क्या करिए? उड़ा दीजिए। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। अगर ये सभी का था तो आप एक बार सोचिए, लेकिन उपयुक्त सभी करा है तो तुरंत आप सही करिए। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
थोड़ा सा जान लेते हैं ये होता क्या, क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 21 का देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रक्षेपण विधि अत्यधिक खर्चीली होती है। ठीक है, क्या होती है, खर्चीली होती है यानी महंगी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि द्वारा यदि प्रक्षेपण सुषमा से नहीं किया जाता तो परिणाम विश्वसनीय नहीं होता है। क्या होता है, जब आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं किसी कार्य पे, अगर गलत हो जाता है तो आपका सारा प्लान क्या होता है, फेल हो जाता है। तो ये सभी कार्य यही होता है कि आपके खोज पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे उठेगा कि इकोसिस्टम का परिभाषा, सही परिभाषा क्या है, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है, जल्दी से बताइए। पहला करा है यहाँ पे करा है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी का वायुमंडली या क्षेत्र जिसपे जीव रहते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो राइट आंसर 22 का हमारा होगा जी राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का यहाँ पे संतुलित, यहाँ पे जाएगा ये तंत्र पे जाएगा। इसमें क्या था, इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। इसमें जीवधारी जिसके वातावरण में अंतःक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे जो जाएगा इकोसिस्टम जाएगा जिसमें जीवधारी रहते हैं। जीवधारी कहाँ रहते हैं, आपके समुदाय में रहते हैं, आपके पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अंतःक्रिया यानी आपस में बात करके क्या करते हैं, अपने जीवन उपार्जन करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 23 का क्या कह रहा है। सभी लोग प्रश्न को फटाफट करिए। ठीक है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पे चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, शरीर की अच्छी तरह आधार बनाना और यहाँ पे शरीर का भार कम करना, स्वतंत्र रूप से मानसिक क्रियाओं का आज्ञा अनुसार कार्य करना और यहाँ पे अधिक चाल चलना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखिए अगर प्रश्न नहीं आ रहा है आपको तो क्या करिए, देखिए सबसे बड़ा कौन से सकारात्मक कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर सकारात्मक है तो उसे सही करिए, अगर सबसे छोटा है और वो सकारात्मक है तो उसे ही सही करिए अगर नहीं आ रहा है उस स्थिति में। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तीसरे का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 24 हमारा देखिए, 24 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है। यहाँ पे करा है कि फिजियोग्राफी, सिस्मोग्राफी, कार्डियोग्राफ और बैरोग्राफ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा जी 24 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जी 24 का राइट आंसर क्या होता है जी, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सिस्मोग्राफ के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, भूकंप की जब तीव्रता नापी जाती है तो एक चार्ट होता है, ठीक, लाइनिंग चार्ट होता है और इसी पे क्या होता है, तीव्रता नापी जाती है। ठीक है, इसी पे तीव्रता क्या होती है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपकी जीवन रेखा चलती है यहाँ पे सिस्मोग्राफ, इसी पे क्या करते हैं, आपकी जो चलता है, आपकी सांसें चलती है, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो उसी पे चलता है, सिस्मोग्राफ पे भी आपकी जीवन रेखा नापी जाती है। ठीक है, कितनी तीव्रता है भूकंप। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, 24 का हमारा राइट आंसर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पे सॉरी, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं 25 का क्या कह रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है। देख लेते हैं क्या क्या कर रहा है हमारा 25 का राइट आंसर यहाँ पे 25 का क्या होगा जी राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा जी, इसका राइट आंसर 25 का जाएगा, बुध के साथ जाएगा। बुध शुक्र बृहस्पति ये आते हैं सूर्य के निकटतम से, बुध यहाँ पे बुध शुक्र बृहस्पति पृथ्वी मंगल अरुण वरुण यम, इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बुध के साथ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, सूर्य के निकटतम जो ग्रह बुध है, जबकि पृथ्वी के निकटतम अगर ग्रह पूछ दिया जाए तो क्या है, शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देख लेते हैं 26 का क्या कह रहा है हमारा। देखिए 26 का ये कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 26 का राइट आंसर क्या होगा हमारा जी राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए गिर राज्य, देखिए आपको उद्यान पढ़ा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्क भी पढ़ा दिए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा दिया गया है, तो गलत मत करिए, सभी को आपको बता दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से आपको राष्ट्रीय उद्यान चलेंगे जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर के बनते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 26 का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात का होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, गिर राज्य पार्क में गुजरात में स्थित है, ये एशिया बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, एशिया के बब्बर शेर के लिए गुजरात यहाँ पे जाना जाता है, गिर राष्ट्रीय पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 27 का देखिए बहुत ही अच्छा है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। देखिए निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर प्रदर्शित कर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि यह विधि यहाँ पे विभिन्न परीक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या होगा हमारा
राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यह एक बाल केंद्रित है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक, देखिए बाल केंद्रित नहीं है, निरीक्षण में से होता है देखना। ठीक है, देखना होता है, तो इसमें देखिए एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित भी होती है, क्योंकि देखते हैं आप। और यहाँ पे कह रहा है विभिन्न द्वारा आप विभिन्न कार्यों के द्वारा आप प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन ये बाल केंद्रित विधि ना होकर शिक्षक केंद्रित होता है। तो राइट आंसर, क्योंकि शिक्षक आपके व्यवहारों को वहाँ पे देखता है कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 28वें पे देख लेते हैं। 28 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान विधि का गुण है। देखिए समस्या समाधान के यहाँ पे विधि का गुण कौन सा है 28 का? जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर यह सभी। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए जी। पर्यावरण शिक्षा की समस्या समाधान विधि किस पे निर्भर होगी? राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 29वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 29 का हमारा क्या कह रहा है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। देखिए चक्रण क्या कहलाता है? परितंत्रों का। देखिए क्या होता है, जब आप किसी फसल को क्या करते हैं, बोते हैं, फिर इसके बाद जब उसकी कटाई कर देते हैं, ठीक है, उसकी कटाई कर देते हैं, तो कटाई करने के बाद दोबारा ही उस फसल को न बोकर किसी दूसरे फसल को, ठीक है, दूसरे फसल को क्या करना, बोना, यही आपका चक्रण, फसल चक्रण कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या, अगर वही बार बार वही फसल को अगर बोएंगे तो भूमि क्या होगी, जो आपकी भूमि है वो बंजर हो जाएगी। ठीक है, बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए कि यहाँ पे किसी परितंत्र, देखिए यहाँ पे बात क्या है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जीव भू रासायनिक चक्रण, भू वैज्ञानिक चक्रण, रासायनिक चक्रण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा जी 29 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण यहाँ पे जीव भू रासायनिक कहलाता है, जिसमें जैविक तथा अजैविक तंत्रों का चक्रण होता है, यानी किसी जैविक भी होता है अजैविक भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 29 का पहले के साथ जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न पे, देखते हैं 30 का हमारा क्या कर रहा है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। जी राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास 20 प्रश्न रोक दिए जाते हैं, कल की क्लास में 20 प्रश्न चलेंगे। आपको जो 20 प्रश्न बचे हैं उसको कल की क्लास में चला दिया जाएगा, लेकिन आज के 30 ही प्रश्न रहने दीजिए। इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताएंगे। चलिए जल्दी से इसका कमेंट में बताइए कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? हेमगुड़ी, यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ बताएंगे? इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताएंगे और सही बताइएगा, और अपना स्कोर आज का तुरंत बताइए कि कितना आप लोगों ने, आपका टारगेट कितना सही हुआ, उसको कमेंट में तुरंत लिखिए। तो चलिए बता दें कि आज के उत्तर नीचे दिए गए हैं, और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो 9 बजे क्लास रेगुलर चलती है, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जैसे ही क्लास खत्म हो एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। उत्तर नीचे दिए गए हैं तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसका उत्तर जरूर बताइएगा कि यहाँ पे चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? हेमवती नंदगुड़ी, यहाँ पे नंदन बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, मदर टेरेसा या फिर महात्मा गांधी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ जल्दी ही आप लोगों को कहाँ मिलेगा? आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को मिल जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जो 20 प्रश्न बचे हैं अगली क्लास में चला दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, जय माता दी।